साल में इतनी मेहनत से इन्होंने हर बॉर्डर राज्य से इतने सारे घुसपैठिए इकट्ठे किए थे, अब एक SIR करके सारी मेहनत तबाह कर दी। नाइंसाफी है कि नहीं है डेमोक्रेसी में? मिलना चाहिए ना, इतनी मेहनत से उन्होंने वोट बैंक बनाया था, ये क्या बात होती है? अब बताइए कैसे SIR के डर से वेस्ट बंगाल में गांव के गांव खाली हो गए। अब जाके देखिए सोने पड़े हुए घोस्ट हो गए विलेजर्स, ये यहाँ पर बैठे हुए कि भाई आप प्रोड्यूस कीजिए, कहां से प्रोड्यूस किए? आप जाके देखिए शाहीन बाग के आसपास जो पूरा स्लम एरिया बना हुआ है, आप और इनके सारे लोगों ने वहां पर सारे रोहिंग्या को बसाया, उनको पूरी रिहेबिलिटेशन किट्स दे देके उनको रहने का पूरा इंतजाम। जो हमारे गरीब अगर किसी आपदा में फंस जाए तो ये लोग नहीं आएंगे मदद के लिए, लेकिन कोई वोट बैंक आ जाए कहीं बाहर से, ये लोग पहुंच जाते हैं पूरा उनका सारो सामान लेके। तो सवाल और डर इनको इस बात का है, जो इनको बिहार में पोल खुली, अब हर राज्य में खुलेगी, इसलिए इनको इतना मातम छाया जी। रोहिंग्या बहाना है, रोहिंग्या की समस्या केंद्र सरकार के खुद रिपोर्ट में देखिए 2016 से ये रोहिंग्या की शरणार्थियों की समस्या शुरू हुई है। 16 में तो डबल इंजन की सरकार, 2016 में अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से तो आइडेंटिफाई किया जा रहा जो आपका कांग्रेस और विपक्ष का हाथ रोहिंग्या और घुसपैठियों के साथ 2016 की है। और देखिए यहाँ पे बार बार ये चीज है, अभी इन्होंने डंके के चोट पे कह दिया कि बिहार में जो 64 लाख वोटर कटे आप उसमें खोजिए। क्या केवल वोटर लिस्ट से आप घुसपैठियों को बाहर कीजिएगा? पूरा वोटर लिस्ट से हटा दीजिए, बाकी वो देश में घूमते रहे तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर अभी भी सवाल नहीं बन रहा। इनके पास अभी भी कोई ठोस प्लान नहीं है घुसपैठ। राइट, फैज भाई जी, फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। मैं विपक्षी दलों से निवेदन करना चाहता हूं, भारत की 140 करोड़ जनता है, भारत और भारतीय मूल्यों का प्रचार प्रसार करें तो देश की जनता आपको वोट देगी। आप चुनाव जीतने के लिए रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी वोटर को आकर्षित करेंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। और देश की जनता ने बिहार चुनाव के माध्यम से ये बता भी दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद केंद्र सरकार के चुनाव आने वाले हैं। तो अपने देश की जनता के बीच प्रचार प्रसार कीजिए, उनके मूल्यों को समझिए, उनके हक, उनके एजुकेशन, उनके रोजगार के लड़िए, ना कि विदेशियों के अधिकार के लिए। क्योंकि बहुत अच्छी बात यहां पर पहले ही कही जा चुकी है कि भैया इस देश में वोट देने का अधिकार भारत की जनता को है, ना कि विदेशियों को। दूसरी बात, आप एक बात समझिए, बीजेपी को जिताने के लिए बहुत प्रयास किया गया। सुनिएगा, बी टीम कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी जी को, कई बार बी टीम कहा जाता है राहुल गांधी जी को, कि इनके सारे प्रयास अंततः जाते हैं बीजेपी को। अब इनकी बी टीम के रूप में एक नया व्यक्ति आया है। ये जो मदनी चचा भतीजे हैं ना, अरशद मदनी और महमूद मदनी, इन सब के भी प्रयास बीजेपी को ही जाएंगे, क्योंकि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो एक्टिविटीज हैं, इनकी जो हरकतें हैं, निश्चित रूप से 2029 में बीजेपी को ही फायदा दिलाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में। एक मेरी बात ध्यान सुनिए, लेकिन अपनी निकृष्ट राजनीति के लिए एक आम मुसलमान को खतरे पे मत डालिए। अपनी निकृष्ट राजनीति के लिए देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बिगाड़िए। सड़क पर चलता हुआ मुसलमान असुरक्षित है। ये लड़का मुंबई से आकर यहाँ पर खड़ा हुआ था गिटार लेकर, सुरक्षित है। यहाँ कितने मुसलमान खड़े हुए हैं, कोई पुरानी दिल्ली का है, कोई इंदौर से आया है, कोई मुंबई से है, सब सुरक्षित घूम रहे हैं। मोहम्मद फैज खान, अंबर जैदी यहाँ पर खड़े हुए हैं। असुरक्षित हो क्या आप इस देश में? और वो मदनी एंड गैंग क्या कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। भाई, देश के क्रांतिकारियों को अपशब्द मत बोलो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा, लाखों लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए, और आप कहते हैं कि वंदे मातरम गाने वाली कौम मुर्दा होती है। कितने शर्म की बात है। आपने हमारे सारे क्रांतिकारियों को देखो, देश का वो ये कह रहे हैं कि इसमें बुत परस्ती आ जाती है। अरे कोई बुत परस्ती नहीं आती। अरे देखो, अब आप मेरी पूरी बात सुनना। इस देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था कि एक वर्ग ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम भारत माता की जय नहीं। ठीक है भाई, उन्होंने अलग देश ले लिया। अब ये जो सारा कट्टरपंथ है ना, उनको उस एरिया में करना चाहिए। अब भी इस एरिया में सेम जिन्ना वाली भाषा बोली गई है। क्या बोला गया है पता है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसकी स्वतंत्रता आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, गारंटी उनको वहां से मिली है। लिसन टू मी, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का बिंदु ख में कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों और आदर्शों का सम्मान करना है। वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया ना, फिर आप उसको मुर्दा कौम वाला क्यों कह रहे हैं? उसमें आप काट छाट क्यों की गई? मैं सवाल करना चाहता हूं कि देश काटा,
इस आधार पर कि ये वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकते। जब उन लोगों को काट दिया, फिर वंदे मातरम क्यों काटा? उसमें मैं आया वंदे मातरम में काट छाट कोई अभी तो हुई नहीं। 1937 में नेहरू जी के समय, अरे 1937 में, और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी सर। उस कमेटी में प्रधानमंत्री नेहरू जी खुद, यानी जो बाद में प्रधानमंत्री बने वो थे, सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वो 4 लोगों की कमेटी थी जिसने निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री का नाम क्या था? उससे नहीं, सवाल जाके मैं बातचीत के बहस SIR पे चल रही है। मंडे को वंदे मातरम पे बहस पार्लियामेंट में शुरू होगी। यकीनन मैं उस पर आऊंगा, जरूर आऊंगा, उस पर आऊंगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गाया इसको, वंदे मातरम। जी ऑफ कोर्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जी BLO के बारे में मैं कहूंगा, ये कहते हैं BLO पे दबाव है। मैंने खुद 5 नंबर बूथ पे 1200 लोगों की पूरी चेकिंग करी है मोबाइल नंबर के साथ। क्या प्रोफेशन में आप टीचर हैं? मैं बैग मैन्युफैक्चरर हूँ दिल्ली के अंदर, मेरी कंपनी है रश्मि। तो फिर वहाँ पे BLO कैसे? BLO मेरा भाई अभी चुनाव लड़ा था MLA से, बीजेपी से, और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैंने खुद 5 नंबर बूथ पे। अरे कोई तो BJP से लड़ा तो कोई गलत हो गया क्या? BLO पे 5 नंबर बूथ पे वार्ड नंबर 80 में मैंने खुद 1200 लोगों की चेकिंग करी। उसमें 850 लोगों को मैंने मोबाइल नंबर समेत सबकी चौके करी, और वो भी कितने दिन में? 5 दिन में। इनको तो पूरा महीना भर मिल रहा है। ये कैसा दबाव है? ये कोई दबाव नहीं है। देखो, तुम्हारा भाई चुनाव लड़ रहा था, तुमने जी जान से जुट के काम किया। वो उनको 5-6 घर मिलते हैं उसमें, तो उसके अलावा 10 घर भी हो सकते हैं। थोड़ा सा टीचर पढ़ाना भी होता है। अरे मैं ऐसा करो, मेरा हाथ ले जाओ फिर। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि दबाव है, ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि बहस जो है इस सार्थक पहल पे पहुंचे कि कोई चीज निकल के आए। जी प्रतीक जी, ऐसा है, BLO की जो ड्यूटी दी जाती है वो एक शिक्षक को इसलिए दी जाती है कि वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करे, पहली बात। और इसलिए भी दी जाती है क्योंकि उस एरिया के तमाम सारे बच्चे वहां पढ़ने आते हैं स्कूल में, तो उस एरिया का हिसाब से उसको दे दी जाती है। दूसरी बात ये, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब देश चलाने के लिए सारी सरकारें चाहती हैं कि हम देश चलाएंगे, तो फिर आपस में लड़ते क्यों है भाई? जो ऑलरेडी सरकार चल रही है उसका साथ क्यों नहीं देते आप लोग? या इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम जनता के पैसों को अपनी जेब में भरे? बस यही क्या करते हैं आप काम? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। अरे देखिए, आप ऐसा ना कहा करिए, पैसे वाली बात मत करा करिए। जी, मैं कांग्रेस के देखिए उसके बाद आता हूँ। 1 मिनट दे रहा हूँ। सर, ऐसा बहुत बढ़िया भाई साहब ने बात करी। पहला तो हम ये पूछना चाह रहे हैं भाई साहब, ये BLO का अख्तियार है कि वो जाकर चेक करेगा कौन वोट नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कैंडिडेट के भाई हैं, वो चेक करके 1200 लोगों में 800 लोगों को उड़ा दे रहे हैं। यही अरे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी होते हैं। BLA अब सर, BLO एंड BLA दोनों होते हैं। BLA ना, सुन लीजिए। अब हमारा अरे रुको यार सर, हमारा यहीं से विरोध स्टार्ट होता है। जब आप BLA भारतीय जनता पार्टी के और BLO के साथ मिलकर आप टारगेट कर विपक्षी पार्टी के वोटों को काटते हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि दबाव है। आपके BLOs को कहा जा रहा है कि आप OBC के वोट काटिए, माइनॉरिटीज के वोट काटिए, दलितों के वोट काटिए, और इसकी वीडियो जारी हो रखी है।